चलें यहूदियत से बात निकल के आई ही है तो एक आध सवाल है मेरा यहूदियत से। गालिब भाई एक बात बताइए अभी इंटर वार जो चल रहा है, फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, हमास का, हिज़्बुल्लाह, इज़राइल का। आपको क्या लगता है कि ये जो वार है, ये क्या ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या वाक़ई में ये धर्मों का पॉलिटिक्स है या कुछ हथियारों क्या है सिनेरियो? इसको थोड़ा-सा आप समझाइए। इसमें हम रेशनलिस्ट जो हैं इसको कैसे देखना चाहिए? देखें, अभी तो एक ही मसला है कि वहाँ पे सिविलियन मार रहे हैं, ठीक है? हुँ। वहाँ पे बच्चे मार रहे हैं, रोज़ की आप 100-100 वीडियोज़, दो 200-200 वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है? वहाँ पे बच्चे मार रहे हैं, वहाँ पे औरतें मार रही हैं और इसराइल जो है, जैसे हमास वालों ने पहले जाके लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली मारा था ना, बच्चे भी मार दिए, औरतें भी मार दी, सबको मार दिया, जो जो लड़ रहा है उसे भी मार दिया, जो नहीं लड़ा उसे भी मार दिया, सबको मार दिया। इस तरह से अब इसराइल भी फिलहाल वही बात कर रहा है। तो अभी तो इसकी हिस्ट्री एक अलग चीज है कि कौन गलत है कौन ठीक है, मगर अभी जो चीज हो रही है उसमें सिर्फ एक बात है कि तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो सिविलियंस कम अज कम मर चुके हैं। काउंट इससे ज्यादा भी हो सकता है। हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिर रहे हैं, स्कूल पे बॉम्ब गिर रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप पे बॉम्ब गिर रहे हैं, कोई रोड पे कोई एम्बुलेंस जा रही है उसको मार दिया। और ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज जो है वो दोनों साइड्स के पास नहीं है। इसराइल जो है वो भी हर बात की पूरी ये देने की दे रहा कि जी ये हमने फलां मारा है जी। अब मसला ये है कि उन्होंने परसों जो है वो रिफ्यूजी कैंप पे अटैक किया। उन्होंने कहा हमास का एक कमांडर यहाँ पे था, तो एक कमांडर के साथ आपने 140 लोग उस दिन मर गए थे। उसके बाद कितने मरे होंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। मगर एक और बात है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो बाइबल से ऐसी वर्सेस निकालता है जिनमें जेनोसाइड की बात की गई है। और जब उसने अटैक शुरू किया था तो उसने वही जेनोसाइड की बातों वाली बात से बात शुरू की थी। उसने ये ओल्ड टेस्टमेंट की एक बुक ऑफ सैमुअल की एक वर्स है जिसके अंदर ये कहा गया है बनी इसराइल को कि वो जाके एक और कौम है अमालेकाइट, उनका जेनोसाइड करे, ठीक है। यानी उनकी उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके मर्द, उनके जानवर तक मार दे, ठीक है। तो वो पहले वो आयत पढ़ता है नेतन्याहू और उसके बाद अपनी फौजों को भेजता है। फिर वो जशवा बिन नून का नाम लेता है। जशवा बिन नून जो था ना वो एक जेनोसाइडल मेनियक था, ठीक है। बाइबल में जब उसका जिक्र मिलता है तो वो जिस शहर में जाता है वो वहां पे खुदा उसे कहता है कि इनके सब को मार दे, तो वो सब को मार देता है। जेरिको का एक सिटी था, उसके उसने सब लोगों को मार दिया था, जानवरों को भी मार दिया था। यानी किसी बच्चे को भी, दूध पीते बच्चे को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। तो ये भी बातें हो रही हैं। तो मजहबी मोटिवेशन, रिलीजियस मोटिवेशन इसराइल की तरफ से भी हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसराइल इतना इनडिफरेंट है इस बात के लिए कि यहाँ पे जो है वो बच्चे मार रहे हैं और वेस्ट के लोग भी उस बात को पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई हम ये जानते हैं कि हमास ने जो औरतों और बच्चों और बेगुनाह लोगों को मारा है वो गलत बात है और हम उसे कंडेम करते हैं और वो बहुत ही गलत चीज थी और हमास को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। मगर मेन बात यह है कि क्या बेगुनाह लोगों को जो हमास ने किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। 6-6 महीने के बच्चे मार रहे हैं, 1-1 साल के बच्चे मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग, औरतें जख्मी हैं वो मार रही हैं, कितनी प्रेग्नेंट औरतें मर चुकी हैं। तो सारी बात अब ह्यूमैनिटी की है कि भाई इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही और वेस्ट जो है वो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि इसराइलियों के ऊपर ही जुल्म हुआ है, सिर्फ फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो नहीं लग रहा। तो हमें रेसिज्म भी बड़ा साफ नजर आ रहा है कि हम जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं उनकी लाइफ की वैल्यू जो है वो उसके बराबर वाइट स्किन वाले लोगों के नहीं है। वही लोग जो यूक्रेन की वॉर के अंदर हर किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे थे और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने हुए थे, उनकी जुबान नहीं खुल रही अब जब फलस्तीनी मार रहे हैं। और बात यह है कि गजा एक ऐसी जगह है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है, तकरीबन 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर। वहां पे 24 लाख लोग रहते हैं और उनके पास उनकी ब्लॉकेड 2006 से शुरू है। यानी उस एरिया में कोई काम नहीं है करने का, वहां से कोई एक्सपोर्ट नहीं होती, कोई कंपनीज नहीं है वहां पे, कोई जॉब करने का तरीका नहीं है, सारे बेरोजगार हैं, ठीक है। जो यूथ जवान होती है उसको ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना उसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। फिर ऊपर से हमास का प्रोपेगेंडा होता है तो वो फिर टेररिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो हमास ने भी लोगों को उस वजह से भी रिक्रूट किया है जो इतने अरसे से उनकी ब्लॉकेड है। और अब 7 अक्टूबर के बाद से उस इलाके में ना पानी जाने दिया जा रहा है, ना कुछ खाने को जाने दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मेडिकल सप्लाईज जो है वो 3-4 दिन पहले पहली बार उन लोगों को मिली है। तो सोचने
सोचने की बात है कि एक आप ऊपर से उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं और फिर उनको मेडिकल एड भी नहीं दे रहे। हॉस्पिटल उस एरिया में टोटल को 20-22 हॉस्पिटल हैं, जिनमें से तकरीबन 3 हॉस्पिटल अभी तक उनके ऊपर अटैक हो चुका है, वो तबाह हो चुके हैं। और कई और जगह एम्बुलेंसेज 38 एम्बुलेंसेज जो हैं वो तकरीबन आज से 5 दिन पहले तक तबाह हुई थी, यानी उन्होंने 38 एम्बुलेंसेज तबाह हो चुकी। और कोई अभी और भी जो एम्बुलेंसेज हैं उनके ऊपर, यानी कल एक एम्बुलेंस पे अटैक किया और बाई स्टैंडर जो थे, रोड पे से एम्बुलेंस गुजर रही थी और जो आसपास लोग खड़े थे वो मर गए बहुत सारे। तो प्रॉब्लम ये है कि ना वहाँ फायर ब्रिगेड है, जब बम गिरते हैं एम्बुलेंस नहीं जा सकती, रोड बंद पड़े हैं, लोग रबल के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी लाशें उधर ही हैं, वो पता नहीं कब निकलेंगी। तो सर ये एक ह्यूमन कलैमिटी और एक ह्यूमन ट्रॉमा है जो अनफोल्ड हो रहा है हम लोगों की आंखों के सामने। इस वजह से दुनिया में सिर्फ यही नहीं है कि कौन इंसाफ कर रहा है, कौन ज्यादती कर रहा है, एक और भी बात है कि इसकी वजह से दुनिया में नफरत कितनी बढ़ रही है इस टाइम। और ये आने वाले वक्त में बहुत सारे टेररिज्म की वजह भी बनेगा, ये बहुत सारे टेररिस्ट बनने की वजह भी बनेगा। और आई थिंक कि इसराइल और अमेरिका दोनों का जो एक खास तौर पे अमेरिका के लिए खासे प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि इसराइल के तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं है, मगर अमेरिका के हर जगह में, पूरी दुनिया में अमेरिका ने जो अपने कोई पिछले 10 साल में बड़ी मुश्किल से अपना जो फेस थोड़ा रिपेयर किया था वो दोबारा से इसराइल की वजह से खराब हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी वीडियोस और ऐसी चीजें हैं कि आप देख नहीं सकते, ट्विटर भरा पड़ा है। और ऊपर से प्रोपेगेंडा चल रहा है, हिंदुत्व अपना अलहदा प्रोपेगेंडा कर रहा है, राइट विंग अपना अलहदा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा वाली वॉइस लेके निकले हुए हैं और वो उनको कोई अफसोस नहीं है कि जी ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशंस हो रही हैं और क्या हो रहा है वहां पे। बस लोग जो हैं वो व्यूज के चक्कर में, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो हर गंदी बात वो कर रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमें वो, कि कोई इंसान जिसके अंदर थोड़ा भी दिल हो, थोड़ी अकल हो, वो कर सकता है, मगर लोग कर रहे हैं। तो सर ये सारी राम कहानी है। बहुत दर्दनाक है, मतलब आपने जो सुनाया है उसको तो सुन के बहुत वैसे ही भयावह लग रहा है। और सबसे खास बात है कि जिसको वो टेररिस्ट संगठन मानता है, उसकी अगर उससे दुश्मनी है तो बाकी के जो इनोसेंट पब्लिक है उसकी हत्या पर हत्या हो जा रही है। और आपने जैसा बताया कि वो संख्या 10,000 पहुंच चुकी है, तो इस पर तो पूरा दुनिया हिल जाना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि जो लोग यूक्रेन रसिया वार पे जो लोग ह्यूमैनिटी का पढ़ा रहे थे, उन्हीं के मुँह सिल गए हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ-साफ नज़र आ रहा है कि पूरी बायसनेस चल रही है ये तो पूरी तरह से। हाँ सर, मैं बस 2 लाइनें जो गालिब भाई ने बताया, अच्छा, जो स्थिति वहाँ पे है, मैं उसी पे 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। मेरे एक साथी ने अच्छा। भेजी हैं। वो बेखबर है अपने अंजाम से जो धर्म और मज़हब के नाम पर इस्तेमाल होते। कहाँ छिपा रहता है वो खुदा? वो ईश्वर या खुदा कहाँ छिपा रहता है जब सरे-बाज़ार मासूमों के कत्लेआम हो? वो होता तो किसी एक का क्यों होता? सबके लिए होता। इस दुनिया में यूँ ही नहीं, कई मज़हब और भगवान होते हैं। उसने बनाया होता तो हम सब एक जैसे होते। हमने अपने लिए बनाया उसे, इसलिए उसके कई नाम। उसके नाम से लोग एक दूसरे में फ़र्क करते हैं। इंसानियत को शर्मिंदा कर दे, उसके नाम पर ऐसे काम करते हैं। बहुत हो चुका, अब ठोकर मारता हूँ। भगवान, देखता हूँ कितने लोग मेरी बात से हैरान। बहुत शुक्रिया पंकज जी ने ये मुझे भेजा बहुत है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया कविता थी, बहुत खूबसूरत। चलें सबसे पहले हम पोएम सुन लेते हैं अमित जी से। जी, अमित जी। अच्छा सर, मैं अपनी बात रखूँ मगर इसके पहले मैं 2 शब्द आपके लिए कहना चाहता हूँ और जो हमारे सुनने वाले हैं ये उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। भाई साईं जर्नी सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पूरा हमारा काम चल रहा है यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें सभी को जोड़ के रखने का काम साईं जर्नी सर ने किया है सर। और इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मतलब हम जब भी कभी ये बात करते हैं तो हमने हमेशा ये बात की है कि आपने कभी भी किसी की सहायता के लिए मना नहीं किया सर। जिसने मतलब मैं खुद इसका एक सबूत हूँ। एक बार मैंने आपको कहा था और बिल्कुल आपने पूरे खुल के मतलब जितनी ज़्यादा हो सके आपने मेरी सहायता करी है। तो इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब मैं मानता हूँ ऐसा कि आपका काम जो है वो इतना अच्छा है और इसीलिए वो मैं देखा हूँ कि साईं जर्नी सर के जो फैन बेस है ना वो एक अलग ही है सर। यानी हम तो सीखते हैं सर आपसे कि किस तरह से चैनल को चलाना और उस तरह से अपनी बातों को रख। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साईं जर्नी सर। अमित जी, आप जो है मुझे बैक स्टेज मुझे इतना खुश मत होने दीजिए। मुझे अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। हम सबको बहुत काम करना है नहीं, हम बेसिकली। आपका हाथ और ये मजबूत आपका करेंगे सर। इंजन के जैसे हाँ। आप आगे चलते रहो, हम लोग जो डब्बे हैं उसके पीछे-पीछे आपके वैसे चलते रहेंगे आप। अच्छा, मैं 4 लाइनें यहाँ जितने भी पैनल के मेंबर्स बैठे हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि इन सभी का काम बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बातों से
ये सिद्ध किया है कि भाई जो तार्किक बातें वो कैसे रखी जाती हैं, और अपनी तर्क शक्ति से इन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास में सच है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। तो मैं इनकी तरफ से मैं 4 लाइनें हमारे जितने दोस्त हैं जो सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए। और जब मैं ये कहूँगा, जब भी कभी ये शब्द आएगा मैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये पैनल के सारे मेंबर्स के लिए है, और मैं बिल्कुल इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि इन सारे लोगों का काम जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा जाता है। तो अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं। अगर आप में से कई, मैं देखा हूँ कि साथी आके बोलते रहते हैं कि सर हम ये काम को कैसे करेंगे? ये जो रेशनल मूवमेंट है ये आगे कैसे चलेगा? और क्या जातिवाद सच में खत्म होगा कि नहीं होगा? तो मैं बिल्कुल वही बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जितने पैनल के मेंबर्स बैठे हैं ये हमेशा दिए के जैसे जलते रहेंगे, और मैं मानता हूँ कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, बस एक दिया जो है वो काफ़ी होता है, और ये तो मशाल है। तो अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं, और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा मैं कंधे अड़ा दूँगा। देखना वो वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े चाहे आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे। मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं। कौन रोकेगा तुम्हें? मैंने धरती बड़ी कर ली है। अन्न की सुनहरी बालियों से मैं तुम्हें सजाऊंगा। मैंने सीना खोल लिया है। प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है। हर आंखों में तुम्हें सपनों से फहराऊंगा। अरे सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा, यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रत जगों में। तुम उदास मत होना, अब मैं किसी सूरज को कभी डूबने नहीं दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने पैनल मेंबर्स बैठे हैं, और हमारे बाद भी कई लोग आएंगे ना, तो तार्किकता कभी रुकती नहीं है। 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने जो चीज चालू करी थी, मैं ये मानता हूं विज्ञान के भरोसे आज हम यहां तक उनकी बदौलत पहुंचे हैं। तो ये चीज आगे भी चलती रहेगी। मैं मानता हूं कि अगर हम मशाल हैं, सूरज के जैसे कई हमारे जो साथी हैं, आने वाली जनरेशन है वो आएगी, और ये जो जातिवाद का कैंसर है, ये जो धार्मिक उन्माद है लोगों के अंदर, ब्राह्मणवाद है, इससे छुटकारा जरूर पाएंगे। जी सर, थैंक बहुत खूबसूरत आपकी कविताएँ जो हैं दिलों को छू लेती हैं, बहुत खूबसूरत।